हेलो हाँ। तो आज हम लोग बेसिकली अपना जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द फोर्स, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आई विल ट्राई टू टच ओनली दैट टॉपिक, अदर पार्ट नहीं करना है हमें। उसके साथ पैरेलली हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इसका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। ये टॉपिक का नाम है फोर्स है, ठीक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है फोर्स है। फोर्स का अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, एक सिंपल वर्ड डेफिनेशन, पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, अगर आप कहीं भी शॉप में जाते हो तो आप ऑब्जर्व के वहाँ पे डोर पे लिखा होता है पुश या पुल लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब तक आप उससे पुश और पुल नहीं करोगे तब तक वो डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा, राइट। तो यही आपको वो डोर ओपन करने और क्लोज करने को क्या लगाना पड़ता है? फोर्स ही लगाना पड़ता है। दैट्स रीजन इट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स का सिंपल वर्ड क्या है? पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। ये डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए शॉर्टकट में, ओके। इसके बाद टॉपिक आता है मोशन आता है। मोशन यानी क्या होता है? मोशन जो विच हैव सम स्पीड, और क्या बोल सकते हैं, विच हैव सम स्पीड। तो ये मोशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशनल देखिए, और दूसरा होता है रोटेशनल। ठीक है, मतलब मोशन मतलब क्या होना, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो स्पीड लगता है, राइट। या फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर कुछ चेंज करते हो दैट इज कॉल्ड मोशन। मतलब मान लीजिए अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट, एक स्क्वायर ब्रैकेट मान लीजिए बक्सा है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे छोटी सी चिट्ठी है, अभी यहाँ पे वो है, यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ पे जाएंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये सराउंडिंग से मूव हो गई, तो इसे बोलते हैं मोशन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कुछ मूव हो रहा है, दैट इज इन मोशन, राइट। तो इसके दो टाइप है, एक है ट्रांसलेशन है, एक है रोटेशनल। ट्रांसलेशन मतलब कैसे होता है? जो लीनियर होता है, जो लीनियर चलता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। मतलब जैसे भी हम लोग जो वॉक करते हैं वो किसके अंदर आता है? ट्रांसलेशन अंदर आता है, क्योंकि हम लोग चलते कैसे, ऐसे चलते, राइट। तो जस्ट नॉर्मल लीनियर चल रहे हैं, राइट। तो ये होता है ट्रांसलेशन मोशन के अंदर। दूसरा जो होता है रोटेशन मोशन, जो हम लोग गाड़ी का पहिया वगैरह, ये कौन से मोशन में आते हैं? विच इज रोटेशनल, क्योंकि ये रोटेट करके आगे बढ़ रहा है, राइट। रोटेट करके ही आगे बढ़ेगा ना, तभी तो आप डिस्टेंस कवर पाएंगे। तो ये आता है रोटेशनल मोशन में, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछते नहीं है, सो मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में, वो है MOF। इसी को ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फंडा क्या है पता है क्या? मतलब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ तो आपको थोड़ा पिक्चर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे हम लोग बिजागिरी बोलते हैं। बिजागिरी मतलब पता है, जिसपे ऊपर डोर ओपन एंड क्लोज होता है, राइट, ये वाला। और यहाँ पे अपना हैंडल होता है। आपने कभी सोचा है कि हैंडल यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता? और इसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है उस लॉजिक को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स है। क्यों मोमेंट ऑफ फोर्स है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, इसका जो फॉर्मूला है, पहले हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, मुझे जो डोर है, डोर पे जो हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग, ये जो डोर है, इस डोर को मैंने हैंडल यहाँ पे लगाया। तो अगर मुझे उसको डोर ओपन या क्लोज करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई फोर्स हियर, राइट। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा,
लेकिन अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के हिसाब से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, हम लोगों ने फोर्स लगाया 10 का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 का, तो कितना हुआ 100 न्यूटन मीटर, बराबर ना, इतना फोर्स ज़्यादा बढ़ गया आपका, राइट। देख इमेजिन कीजिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के, एक जो हैंगर है, हैंडल है, इसको उठा के यहाँ पे रखा हूँ, दूसरा केस निकालता हूँ, सेम लॉजिक से, सेम डोर है, सेम सब है, बस मेरा जो हैंगल है वो चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 का ही न्यू फोर्स लगाता हूँ और मुझे यहाँ पे 5 लगाता हूँ, 5 मीटर लगाता हूँ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बताता है, एज पर मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना अपना 10 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, तो कितना हुआ 50 न्यूटन मीटर, राइट, 50 न्यूटन मीटर। तो ये वाले केस में कितना था 100 न्यूटन मीटर, और ये वाले केस में मान कितना है 50 न्यूटन मीटर, राइट। अभी के केस में अगर ऑब्जर्व करोगे, मुझे इसको मतलब जैसे इमेजिन कीजिए, मुझे ये डोर ओपन करने के लिए मुझे 100 का काउंट चाहिए, तो ये तो डिस्टेंस में चेंज नहीं कर सकता 5 मीटर वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, मुझे मेरा फोर्स ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। तो जब मैं फोर्स को ट्वाइस करूँगा, 20 करूँगा, तभी मेरा काम बनेगा। तो 20 इंटू 5 कितना हुआ 100, मतलब उन्होंने इसीलिए दिमाग ये लगाया है कि जो भी डोर है उसके एंड पे अगर आप हैंगल फोर्स अप्लाई करते हो तो यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल मैंने एंड पे लगाया तो 10 न्यूटन लगाना पड़ा, सेम एग्जांपल लिया, सेम डोर लिया, बस मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया बीच में, तो मुझे उतने मल्टीपल में फोर्स बढ़ाना पड़ा। यही वो लॉजिक है मोमेंट ऑफ फोर्स का, जिसकी वजह से फेमस है। आप कहीं पे भी जाइए, इसका बहुत बड़ा काम है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई पाना है, मतलब कोई नट है, उसको ओपन करना है, हम लोग स्पैनर लगाते हैं, राइट, वो स्पैनर भी इसी शेप में आता है, और इसका जो रॉड होता है ये बड़ा होता है, तो हम लोग कभी भी देखिए, आप स्पैनर यहाँ पे नहीं लगाते, आप यहाँ पे लगाते, सेम लॉजिक है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसीलिए तो ये रोटेट होता है, राइट। यही है मोमेंट ऑफ फोर्स की कंसेप्ट। तो एग्जाम में मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पूछते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में क्या पूछते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो एग्जाम में मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में ही अगर पूछेंगे तो बोलते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। बराबर है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर है, यूनिट क्या है, मीटर है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर आ रहा है। ये हुआ आपका ऐसा यूनिट। अभी सीजीएस में बात करते हैं, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो क्या आया, डाइन सेंटीमीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में अगर किसी ने पूछा तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखना है, तो डेफिनेशन याद रखना है, उसका एसआई यूनिट याद रखना है, उसका सीजीएस यूनिट याद रखना है, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है, स्टेट अ कंडीशन व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स बॉडी हैज ट्रांसलेशन मोशन यानी रोटेशन मोशन। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन कब होगा, ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन मोशन कब होगा, जब भी कभी मैं इस बुक को पिवट करूंगा एक पॉइंट के ऊपर, तभी मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा, बराबर है। इवन आप गाड़ी का पहिया भी देखिए, गाड़ी का पहिया ऐसा होता है ना, गोल होता है और बीच में ये लगाया होता है हैंडल, इसी के ऊपर तो रोटेट होता है। कभी ऑब्जर्व किया, इसको यहाँ पे लगाया फिर रोटेट होता है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको रोटेशन मोशन चाहिए तो इसका मतलब क्या, दैट बॉडी शुड बी पिवोटेड। यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, देखो पिवोटेड नाम का वर्ड का पीछे आया होगा, पिवोटेड बोला कि नहीं, पिवोटेड आना चाहिए कब, इन केस ऑफ रोटेशन। ट्रांसलेशन मोशन जस्ट नॉर्मल है, जैसे आपको बस उसको ढकेलना है तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। कोई भी बक्सा लीजिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने,
ये वाला बॉक्स है, मुझे इसको ढकलना है, बस यहाँ से पुश कीजिए ऑटोमेटिकली सीधा जाएगा, सीधा आएगा है ना, तो ये बन गया ट्रांसलेशन मोशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ फोर्स वाला, ठीक है। स्टेट, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है, स्टेट वेदर मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, अगर आप देखो यहाँ पे उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए। फिर स्टेट टू फैक्टर अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, याद रखिएगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, राइट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कौन से दो फैक्टर्स है बताइए, वही दो फैक्टर रहेंगे, कौन से रहेंगे, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई और दूसरा है परपेंडिकुलर। कुछ क्वेश्चन सेम है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा फिरा के पूछा। ओके, व्हेन बॉडी डज रोटेट, बॉडी कब रोटेट होती है, अभी मैंने बताया उसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, पिवोट। जब भी बॉडी कभी भी पिवोट हो गया एट अ पॉइंट, देन उसके केस में रोटेट होना चाहिए। आपको पिवोट करना है और यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई कर दीजिए, तभी वो घूमेगा, राइट है। उसके बाद उन्होंने पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन मुझे फॉर्मूला पूछा जो हम लोगों ने लिखा है। ओके, उसके बाद हाँ ये वाला क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा है, स्टेट वन वे टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इसको बड़ा करता हूं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कौन सा वाला है, स्टेट वन वे टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वाला क्वेश्चन अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब उन्होंने ये पूछा है कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस ऑफ लाइन, बड़ा डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है। मतलब जो मैंने बताया था अभी, एक एग्जांपल पे दिया था मैंने आपको, ये वाला यार है, ये 10 मीटर 5 मीटर वाला और 10 मीटर वाला। अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे वही दिया है उन्होंने, मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिक्रीज इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ फोर्स, बराबर ना। अगर आप क्या करोगे, अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ फोर्स कम रहेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल में पहले 10 था, राइट है ना, यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल निकाला था, यहाँ पे मैंने हैंडल निकाला था, ये रोटेशन हुआ, ये 10 था और ये 10 मैंने फोर्स लगाया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ, 10 इंटू 10 हुआ, तब 100 बना। इस केस में क्या किया मैंने, फोर्स उतना ही रखा बट डिस्टेंस 5 मीटर किया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, 50 आया। तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स करना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कम करना पड़ेगा। अभी उल्टा भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ फोर्स, इंक्रीज क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था रिड्यूस करने के लिए बोलेगा, अभी इंक्रीज करना, तो आप क्या करोगे, बस आपका डिस्टेंस बढ़ाओगे, फोर्स को उतना ही रखना है उस केस में, याद रखिएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा। तो वही देखिए आएंगे, स्टेट व्हेन वे टू ऑब्टेन ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स, आपको बस मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाने के लिए आपको डिस्टेंस बढ़ाना है। Why it is easier to open door by applying force at the free hand, मैंने आपको बताया आप जितना फ्री हैंड पे लगाओगे उतना अच्छा क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, ये वो रीजन है। देन इट इज अप्लाई फ्री हैंड बिकॉज लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स नीडेड टू टर्न द बॉडी, बराबर है। जो मैंने बताया था, अगर आपको डोर ओपन करने की 100 का क्वांटिटी लगाना है, अगर आप 5 लगाते हो यहाँ पे 10 लगाते हो, तो इससे आपको कम फोर्स में आपका 100 अचीव हो रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कम किया है, तो आपको फोर्डो तो 100 लाना ही है, तो इसको 5 किया तो इसको 20 लाना पड़ेगा, तभी तो 100 हो जाएगा, ये उसका लॉजिक है, ठीक है। इट इज इजियर टू टर्न दी स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ लार्ज डायमीटर ऑफ देन स्मॉल डायमीटर, मतलब समझ में, छोटा डायमीटर और लार्ज बड़ा डायमीटर, क्या वही लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या हो सकता है, मतलब स्टीयरिंग व्हील है, एक छोटे वाले है एक बड़ी वाले है, तो उन्होंने क्या बोला है कि बड़ा वाला क्यों इजी रहता है, क्यों रहेगा, यहाँ से अगर देखा जाए ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लगेगा, बढ़ेगा, और फोर्स कम लगेगा कि नहीं, वही लॉजिक है। इसीलिए आप कभी देखो ट्रक या फिर बस का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो बड़ा होता है, कार का छोटा होता है, कार का बड़ा करते सकते, कार का बड़ा कर सकते हैं क्या, कार का बड़ा कर सकते हैं कि उसकी जरूरत नहीं, बड़ा कर भी दिया
तो अंदर बैठने वाला की दिक्कत आएगी, क्योंकि साइज छोटी होती है ना, वो उनको वो भी कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा उसका छोटा किया। ऑल सेट है। इसके बाद आते हैं, आई थिंक ये तक यहाँ तक ही चलेगा, वही लिखा है वाई स्पैनरल ब्रांच हैज लॉन्ग हैंडल। तो सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया इसलिए फोर्स कम लगा। फिर वही दिखा है, क्वेश्चन क्या है, स्क्रू जैक इज प्रोवाइडेड विद लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म से क्यों करते हैं इसको? सेम देखो, सेम क्वेश्चन एक ही, फंडा एक ही है, सबके आंसर एक ही है। बॉडी इज एक्टेड अपॉन टू फोर्स, ईच मैग्नीट्यूड पोर्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, अभी ये तो मैंने बताया आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का। इसके बाद वाला टॉपिक क्या आता है, कपल बोलते हैं। ये कपल क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, गाड़ी के अपना जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर, जब भी कभी आप देखिए स्टीयरिंग व्हील कैसे चलाते हैं हम लोग, ऐसा है, अगर मान लीजिए लेफ्ट टर्न लेना तो हम लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इस फोर्स को हम लोग ऊपर ढकेल रहे हैं, इस फोर्स को हम लोग नीचे ढकेल रहे हैं, राइट। तो वही बन रहा है, एक को हम लोग ऊपर ढकेल रहे हैं और एक को हम लोग नीचे ढकेल रहे हैं। तो अगर देखा जाए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसका डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका भी डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, बस डायरेक्शन का फोर्थ अपोजिट है। तो अगर कपल किसी को बोला तो इसका डेफिनेशन क्या आता है पता है, इसका डेफिनेशन आता है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हम लोग कितने फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, बस उतना डिफरेंस है। इसीलिए आपके डेफिनेशन में टू इक्वल एंड अपोजिट ये आना चाहिए। फोर्सेस कुछ पे लिखा है नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन कॉल्ड एज कपल। ये समझना, टू क्यों लिखा, इक्वल क्यों लिखा, अपोजिट क्यों लिखा, तो वही फंडा है। एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा। अभी आता है, इसका आता है यूनिट आता है, इसका यूनिट भी सेम है, क्योंकि ये एडवांस वर्जन है मोमेंट ऑफ फोर्स का, इसीलिए इसका यूनिट भी क्या आएगा, न्यूटन मीटर आएगा। क्योंकि यहाँ पे दो, एक की जगह बस दो अप्लाई होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। ये हुआ कपल का। कपल के बाद आता है और एक टॉपिक देखते हैं कौन सा लेना है। ओके, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं क्वेश्चन आंसर है क्या। देखो, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड एफ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, कपल का कंसेप्ट है। नहीं, एक क्वेश्चन मुझे पढ़ लीजिए, बॉडी एक्टेड टू फोर्स बट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे एक केस बोल रहे हैं, बोथ दी फोर्स एट द सेम पॉइंट बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, बोथ दी फोर्स एट ऑन सेम पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, एक फोर्स इसको यहाँ पे जा रहा है, एक फोर्स इसको यहाँ पे जा रहा है, मतलब एक ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, मतलब टग ऑफ वार वाला गेम। मतलब यहाँ पे भी उतनी ताकत है, यहाँ पे भी इतना ताकत है, उस केस में क्या रहेगा, और बॉडी उसी पॉइंट पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसको यहाँ पे खींचा है, इसको यहाँ पे खींचा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ सेम पॉइंट पे है, तो फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या रहेगा, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा, तो बॉडी क्या होगी, वैसे की वैसे होगी। अब जिसकी ताकत ज़्यादा है वो उस तरफ पे होगा, क्योंकि प्लस माइनस का कैलकुलेशन प्लस जीतेगा उस केस में, तो सेम लॉजिक है। ये सेकंड पॉइंट है, द टू फोर्सेस एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेपरेशन बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, सेपरेशन आर लिखा है। तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, उस केस में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील टाइप है, एक यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक नीचे खेल रहा है, उन्होंने वही बताया ना, डिस्टेंस आर उनके बीच में है, तो उस केस में बॉडी क्या होगी,
एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो उस केस में गाड़ी क्या क्या होगा, वो रोटेट होगा। तो उन्होंने वही बताया, ठीक है। द बॉडी द फोर्सेस टेंड टू रोटेट द बॉडी अबाउट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू फोर्सेस, बराबर ना। इस पॉइंट के ऊपर वो फोर्स अभी वो रोटेट होना चालू होगा। ऑल सेट है। चलो इसके बाद वाला देखते हैं। ड्रॉ डायग्राम का जरूरत नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया कपल के बारे में। डिफाइन मोमेंट ऑफ कपल अभी मैंने बताया उसके बारे में। इक्विलिब्रियम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नया टॉपिक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिएगा अभी ये बुक मेरे हाथ में, जैसे मैंने वैसे प्लेन रखा है, अभी ये बुक गिर रही है क्या, नहीं गिरी, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। इसके ऊपर जो लॉजिक है ऐसा बोल सकते हैं, इसको इस बुक को तो ग्रेविटी खींच रही है लेकिन मैंने इसको पकड़ा है, इसका मतलब ये नीचे जा रही है लेकिन मैंने हैंड उसको पकड़ के रखा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है, इसीलिए बुक स्टेबल है। जिस समय ये मेरा बुक गिरेगा, इसका मतलब कि अभी ये ऐसा ही अभी गिर नहीं रहा, फिर भी वो बैलेंस कर रहा है, एक टाइम आएगा उसके बाद बुक गिरेगा, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी उसे ज़्यादा खींच रही है ध्यान मैंने जो उसको पकड़ा है, राइट। तो इस केस में इक्विलिब्रियम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, शॉर्टकट वर्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, ठीक है। यहाँ पे जो भी बॉडी है उसके ऊपर आपका टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी जो एग्जांपल दिया था ये पॉइंट वाला, एक ऊपर खींच रहा है एक उसको नीचे खींचा है, सेम फोर्स लगा रहा है, फोर्स 20 का लगा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, बॉडी मोशन ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसको सब कैंसलेट कर रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, राइट। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के एक्चुअली 2 टाइप्स हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा है व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, when a number of force acting on a body produces no change in a state of rest or motion is said to be equilibrium। मतलब जब भी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये बॉडी अभी ये जो बुक है इस पे ऊपर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्सेज जो है वो 0 है। क्यों, ये इसको नीचे गिर रहा है लेकिन इसको पकड़ के रखा है, तो फोर्स को बैलेंस हो रहा है, तो 0 हुआ। इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ये वाला। जो इक्विलिब्रियम है इसके 2 टाइप्स है, तो मैंने अभी तो आपको डेफिनेशन तो बता दिया। इसके जो 2 टाइप्स हैं, इस 2 टाइप्स कौन से हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, दैट इज वन, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा जो है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है, एक स्टैटिक है, दूसरा क्या है, डायनामिक। स्टैटिक को ही क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ अरेस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, बस सिंगल वर्ड का डिफरेंस है। तो सिंगल वर्ड का डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द बॉडी हैज अ, गलत नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या, व्हेन बॉडी रिमेन्स स्टेट ऑफ रेस्ट under the influence of several forces। इसका मतलब मान लीजिए अगर कोई बंदा सोया है, कुछ भी लोग होते हैं जैसे जब वो सोते हैं ना तो हिलते भी नहीं है, बराबर कि ना, तो वो क्या हुआ, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इनके ऊपर जो भी सारे फोर्सेस थे वो क्या हो गए, 0 हो गए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए लिखा है व्हेन बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट के है। अभी यहाँ पे रेस्ट मतलब ये नहीं है वो कहीं पे आपको रखना है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए।
कब होता है? क्योंकि जब भी कभी एक ऑब्जर्व कीजिएगा, भले आपको लग रहा है कि ये मतलब जैसे कि मान लीजिए टेबल है, इसके ऊपर मैंने बुक रखा है, भले आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं होता। सारे के ऊपर, इस हर एक चीज के ऊपर फोर्स लगता है, बस उस टेबल की होता है क्योंकि उसके ऊपर सारे नेट फोर्सेस जो होते हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे से, सारे जो फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उनका सम क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए वो रेस्ट पे रहता है। जिस समय मान लीजिए इसका वेट बहुत बढ़ गया है, ये जो टेबल सम कर पाएगा क्या? नहीं, ये गिरेगा। तो हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। उसके बाद आता है, एग्जाम में पूछते हैं कि 2 एग्जाम्पल्स फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपका एग्जाम्पल एक क्या है, बुक रखना है आपको टेबल के ऊपर, याद रखिएगा, बुक ऑन द टेबल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है, कौन सा ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बुक ऑन द टेबल लिख ले सकते हैं। उसके बाद अभी हमें आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर आप देखोगे ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिफरेंस सेम ही है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ रेस्ट लिखा है ना, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, स्टेट ऑफ मोशन लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। देखिए कितना सिंपल है। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टैटिक में डिफरेंस सेम ही है, बस स्टेट ऑफ रेस्ट लिखना है। डायनामिक में क्या करना है, बस स्टेट ऑफ मोशन, बाकी सब सेम, राइट। तो डायनामिक मतलब कैसे होता है, मतलब वो बॉडी जो है मोशन में है विथ सेम फोर्सेस में। जैसे इसे एग्जांपल में बताना चाहूँगा, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड से, आपका स्पीड थोड़ा भी चेंज नहीं करना है, जब गाड़ी का स्पीड सेम रहेगा तो वी कैन से हाँ ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों? उसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या है, एक्ट हो रहे हैं, और जो इक्वल है, इसीलिए 100 की स्पीड से जा रहे हैं। अगर कभी कभार ऐसा होगा ज़्यादा, मान लीजिए अपोजिट से बहुत ज़्यादा एयर आ रहा है, तो 100 का अगर 99 भी हुआ तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। क्यों? उस केस में अपोजिट वाला फोर्स है उसको अपोज कर रहा है, राइट। उन्होंने एग्जाम में पूछा तो उनका एक फेमस बुक में लिखा है, जो रेन ड्रॉप्स आते हैं बारिश के, वो सेम स्पीड से आते हैं। आप वो वाला एग्जांपल दे सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और एक पूछते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसके 2 कंडीशन आता है, 1 और 2। पहला कंडीशन क्या है इस केस में, इसका अगर देखा जाए, अगर ऑब्जर्व करोगे कोई भी बॉडी के ऊपर अगर रखोगे, वो स्टेबल क्यों रहता है, उसके ऊपर नेट फोर्सेस जो होते हैं 0 होते हैं। तो लिखूंगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is 0। तभी तो उसी इक्विलिब्रियम के पेस में रहेगा। दूसरा क्या होता है, सेम लॉजिक है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज 0। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें, कंडीशन अगर किसी को याद रखना है तो पहले केस में आपको क्या रखना है, फोर्सेस रखना है। दूसरे केस में आपको क्या रखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। इसके बाद वाला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ा, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो अगर हम लोग मान लेते एक सीसॉ वाला एग्जांपल लेते, देखिए मुझे क्या बताना, सीसॉ गार्डन में जो सीसॉ होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा बैठा, यहाँ पे एक
ए यहाँ ए है, ए बी है, राइट। तो जस्ट इमेजिन कीजिए दोनों भी सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं। मान लीजिए ये 10 मीटर के ऊपर बैठा है, 10 मीटर डिस्टेंस इसका भी, ये भी 10 मीटर पे है। इसका भी वेट 20 kg मान लीजिए, इसका भी वेट 20 kg मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जहां से वो रोटेट होता है वहां से फोर्स एंड प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से मेरा फोर्स कितना है, 20 है, यहाँ से कितना है, 10 है। लेकिन ऑब्जर्व करोगे ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स नीचे जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ, बराबर है। यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ, ये अगर ऑब्जर्व करो इस वे से जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, इसके बाद फोर्स जो है 20 है और डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो 200 इक्वल टू 200, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल मोमेंट क्या है पता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ऐसा बोलते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सेम होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया होगा। इसके बाद आता है मोशन आता है, सॉरी सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। नाम में लिखा है मोशन यानी वो मूव होने वाला। सर्कुलर मतलब क्या होता है, सर्कुलर में पाथ में, द बॉडी विच रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, बराबर। बॉडी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन कैसे करता, बॉडी विच rotate in circular path। ठीक है, कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी इसमें एक वर्ड आता है, बराबर है, इसमें एक वर्ड है, उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम बोलते हैं इसको, राइट। सेम डेफिनेशन है, बस यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का डिफरेंट वर्ड क्या आता है, कांस्टेंट होता है। मतलब वो बॉडी, ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ में होनी चाहिए विथ, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ। यूनिफॉर्म मैंने बताया उसका मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद मैं लिखूंगा यूनिफॉर्म, अब ये मोशन कर रहे हैं ना, मोशन इन इसका स्पीड होगा, अगर जिसका भी स्पीड कांस्टेंट है और वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द बॉडी विच रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके दो टाइप्स, एक है सेंट्रीपिटल है, और एक है सेंट्रीफ्यूगल है। ओके, इसके बाद ये वाला लास्ट वाला टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, पता है क्या है, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है। सेंट्रीपिटल मतलब द बॉडी विच रोटेट टूवर्ड द, सॉरी सर्कुलर पाथ, बट क्या बोलते इसको, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, टूवर्ड द फोर्स, ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स एक्टेड टूवर्ड द फोर्स एक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, फोर्स एक्टेड अवे फ्रॉम सर्कल। मतलब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट सर्कल है,
ये गोल घुमा रहा, तो ये इसका मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे एक्ट होता है, राइट। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, आपका जो अगर बॉडी रोटेट तो हो रही है लेकिन ये फोर्स अवे जा रहा होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं रियल फोर्स बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रियल फोर्स। और इसे बोलते हैं प्रीसिडियो फोर्स, FPSE, कुछ तो स्पेलिंग शायद गलत होगा, प्रीसिडियो फोर्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं, ये स्पेलिंग गलत है डाउट, ठीक है, प्रीसिडियो फोर्स, ठीक है। और सेट है, इतना ही है मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। हम लोग इससे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है क्या अपने पास। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था, उसका कंडीशन मैंने बताया था, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट। स्टेट टू कंडीशन ऑफ फॉर अ बॉडी एक्टिंग अपॉन सेव फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। दो फोर्सेस है, आपको क्या बताना है कंडीशन, एक फोर्स वाला बताना है, एक मोमेंट ऑफ फोर्स वाला बताना है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखा था, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बाकी सारी चुटर पुटर क्वेश्चन थी, आई थिंक इतना ही ले सकते हैं। और मुझे इसके ऊपर कुछ अभी कुछ सेंटीमीटर और सेंटीफुट का देखते हैं। ये कभी देखा ना मैंने, कभी पूछा है ऐसे। ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, ये वाला थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। देखो लीनियर मतलब कैसा है, मतलब मैं पैदल चल रहा हूँ, राइट, तो ये लीनियर मोशन हुआ, लेकिन मेरा स्पीड क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड है, तो इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। द बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है और ये सर्कुलर पाथ में चलती है, इसका स्पीड सेम होता है, इसका भी स्पीड सेम है, बस इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में होता है, मतलब कभी ऊपर का ऐसा वाला पार्ट होता है। बाकी कोई जरूरत नहीं लगी मुझे इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। ये है फोर्थ चैप्टर। कल हम लोग देखें वर्क और एनर्जी।